हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ जी रहे होंगे। मैंने अभी तक आपको चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3 दे दिया है और ये पार्ट 4 है। मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको पार्ट में डिवाइड करके आपको उस चैप्टर्स दे रही हूँ, ठीक है। और मैं दुआ करूँगी कि आप सबके अच्छे मार्क्स आए, और मैं रोज़ प्रे करती हूँ। और साथ में ही मैं ये भी कहती हूँ कि आप चैप्टर्स को समझा करें, देखा करें और और उसको याद रखा करें, ठीक है। तो चलिए आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम चीन के साथ भारत के संबंध को पढ़ेंगे कि चीन के साथ भारत का संबंध कैसा था, ठीक है, और कैसा है। तो अभी तो वैसे हाल ही में जो हुआ है करंट अफेयर में, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर का ज़रूर याद रखिएगा कि करंट अफेयर में क्या हुआ। करंट अफेयर में अभी तो चीन और भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन पहले कभी तो थे, तो उस बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन करंट अफेयर के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए हम भारत और चीन के संबंध पढ़ते हैं। पश्चिमी साम्राज्य के उदय के पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। चीन राज्य वंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंदी चीनी के कुछ इलाकों और तिब्बत इसकी अधीनता मानते थे। देखिए कौन कौन से मानते थे। चीन के साम्राज्य मंगोल के बारे में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 11 के चैप्टर में, हिस्ट्री में, ठीक है। कोरिया, हिंदी चीनी, ये सब क्या करते थे, ये तिब्बत, ये सब क्या करते थे, उसके अधीनता को मानते थे, ठीक है। भारत ने भी अनेक राजवंशों और साम्राज्य का प्रभाव उनके अपने राज्यों से बाहर भी रहा था, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत हो या चीन, इनका प्रभाव राजनीतिक में ही नहीं, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक में भी पड़ा, ठीक है। उनका जो भी संबंध था, चाहे रिश्ते अच्छे हों या बुरे हों, उनका प्रभाव हर जगह देखने को मिला है, ठीक है। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्र के मामले में कभी नहीं टकराए थे, ठीक है। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध सीमित ही थे, ठीक है। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे से ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके, और अब जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए, तो दोनों देश को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आईं, ठीक है। अंग्रेजी राज में भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि यह दोनों मुल्क साथ आकर विकसित दुनिया और ख़ास तौर पर एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखिए अब क्या हुआ, ये दोनों का संबंध जो है वो अच्छा होने लग गया, ठीक है। और अच्छा होने के कारण ये लगने लग गया कि ये दोनों अगर मिल जाए ना, तो एशिया के भविष्य को बहुत अलग ही तरह से तय करेंगे, एक अलग मोड़ दे देंगे। इसलिए कुछ टाइम बाद एक हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी बुलंद हुआ, और ये जो नारा था वो इतना लोकप्रिय हो गया कि हर देश में ये बातें बोलने लगी कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन कहते हैं ना कि
वक्त का कोई भरोसा नहीं होता कि कब क्या हो जाए। अब क्या होता है कि चीन ने क्या किया कि अब उसके मन में आ गई लालच तिब्बत के लिए, और तिब्बत को हड़पने के लिए उसने क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया, कब्जा करने लग गया। तो ये बात भारत को नापसंद आई, क्योंकि वहाँ का जो गुरु थे दलाई लामा, उन्होंने भारत से मदद मांगी, और भारत से मदद मांगने के वजह से क्या हुआ कि चीन को ये लगने लग गया कि वो क्या कर रहा है, तिब्बत को भड़का रहा है, और जो है वहाँ उनको शरण दे रहा है। जब कोई एक मान लीजिए आपसे कोई मदद मांगने आएगा, तो क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? इंसानियत के नाते नहीं, दोस्ती के नाते नहीं, तो इंसानियत के नाते तो इंसान कोई भी हो करेगा ही। आम सी बात है, चाहे वो उसे जानते हो ना हो, ठीक है। तो ये बात हो गई, और फिर इन दोनों की जो दोस्ती थी उनमें आ गई टकराव। अनबन जिसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, और पढ़ते हुए और समझ में आ जाएगा। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया, ठीक है। आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत और चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच एकदम गड़बड़ हो गई। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ खास नहीं है। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख और एक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े, ठीक है। अब देखिए वो लड़ाई कब हुई, 1962 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को नोट जरूर करें कि कब से मतलब कि उनको दोनों में अनबन हुई। 1962 में युद्ध में भारत को सैन्य पराजय झेलनी पड़ी। किसको झेलनी पड़ी? भारत को, ठीक है। और भारत और चीन संबंध में इसका दीर्घकालीन असर पड़ा, ठीक है। दीर्घकालीन असर पड़ गया। उसके बाद आगे देखते हैं 1976 पर तक दोनों देश के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो गए। अब देखिए वो जो छोटी छोटी चीज़ें, कूटनीतिक मतलब होते हैं जो लघु उद्योग होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे को दिया जाता है, अब वो संबंध भी समाप्त हो चुके थे, वो एक दूसरे से बैर कर चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों देश के बीच संबंध में सुधार शुरू हुआ, ठीक है। 1970 के दशक में उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। अब चीन का जो राजनीतिक नेतृत्व था वो बदलने लग गया। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसलिए चीन और भारत के संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं का श्रृंखला भी शुरू हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। अब इनके संबंध का रणनीतिक के नहीं आर्थिक पहलू भी है। अब देखिए आगे देखते क्या होता है। दोनों ही खुद विश्व राजनीतिक की उभरती शक्ति मानते हैं, और दोनों ही एशिया और अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, ठीक है। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंध को सुधारने का प्रयासों को बढ़ावा मिला। देखिए राजीव गांधी ने कब दौरा किया था? 1988 में। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उससे क्या हुआ, उन दोनों की जो दूरियां थी वो कम हुई थोड़ी। इसके बाद
इसके बाद के दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शक्ति के यथास्थिति बनाए रखने के उपाय को शुरू किया। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए। देखिए, 4 पोस्ट खोलने के भी समझौते किया। ठीक है, भारत और चीन ने। भारत और चीन की बात हो रही है, जिसको नहीं पता वो देख ले। गौर से मैं पढ़ाती हूँ तो गौर से पढ़ा करिए, आपका ही फ़ायदा है इसमें। अगर एक एक लाइन पढ़ेंगे तो एक एक नंबर आपका नहीं कटेगा। मेरा वादा है आपसे, अगर आप गौर से सुनते हैं और जो चीज़ मैं कहती हूँ उसे याद रखिए। तो याद मत रखिए, पहले उसे लिखिए। याद रखने का मतलब है कि आप आज याद रखोगे, दूसरे दिन भूल जाएंगे, लेकिन लिखा हुआ चीज़ कभी नहीं भूला जाता। जब कॉपी खोलोगे तो आपको पता होगा कि आपने क्या लिखा है। एक नहीं तो 2 बार लाइव दिन भर में तो खोलोगे, एक ना एक बार तो नज़र उस पर पड़ेगी ही ना, और तुम्हारे जो नंबर कटने होंगे वो बच जाएंगे। ठीक है, मेरी दुआ के साथ साथ आपकी मेहनत चाहिए मुझे। 1999 में भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना के दर पर बढ़ रहा था। इससे चीन के साथ संबंध में नई गर्मजोशी आई। चीन और भारत ने 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, जो 2006 में बढ़कर 18 अरब डॉलर का हो चुका था। देखिए, अब ये क्या हुआ, इन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई, व्यापार बढ़ता गया और उनके व्यापार में क्या हुआ, बढ़ोतरी आती गई। दोनों देश ऐसे मामलों पर सहयोग करने के लिए राजी हुए जिनसे दोनों देश के बीच विभेद पैदा हो सकती थी, जैसे विदेशी ऊर्जा, विदेशी ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। पहला मसला ये है। दूसरा है, वैश्विक धरातल पर भारत और चीन विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के नेता तथा अधिकारी पर अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौर करते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित और एक जैसी विश्व सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने की मदद मिली। इतना समझ में आ गया किस तरह उन दोनों में लड़ाई हुई, किस तरह उन दोनों की दोस्ती हुई, किस तरह से उन दोनों के लिए नारा हुआ। ये आप सबको क्लियर हो गया? अगर ना हुआ दोबारा देख लीजिए, मैंने एक एक पॉइंट बहुत क्लियर और बहुत सही से पढ़ा है। ना समझ में आए तो आप दोबारा देखिए। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कंपटीशन में भाग लेना है तो मुझे एक बार प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और उम्मीद है आपने लाइक तो अभी कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लें, और पढ़ाई में ध्यान लगाते रहें। मेरी दुआ आपके सबके साथ है, और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा ना हो कि आपसे छूट जाए। ठीक है, तब तक खुश रहिए। बाय।